डिफरेंट कार्बन चेन्स लगी हो सकती हैं। इस R के डिफरेंस की वजह से जो अमीनो एसिड होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और दिखा दूं कि R के डिफरेंस की वजह से कि R पे मैं क्या क्या लगा सकता हूं, तो उससे कौन कौन से अमीनो एसिड बनेंगे, उसके लिए आपको दिखा रहा हूं डाटा बुकलेट। ये आपको मिलेगी पेपर में डाटा बुकलेट। इस डाटा बुकलेट में देखें, ये देखिए, ये एक पेज दिया हुआ है जिसमें उन्होंने अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर दिए। अब एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में उसने यहाँ पर जनरल एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया है कि अमीनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। और देख लीजिए, ये वही स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। एक तरफ अमाइन ग्रुप लगाते हैं NH2 और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाते हैं COOH और बीच में CH लगाते हैं, उस पर कोई R की चेन जुड़ी हुई है। ये देखिए, NH2 ग्रुप लगाया CH पर और उसके नीचे R की चेन है और COH है। तो R के डिफरेंस की वजह से क्या क्या बन सकता है ये देखिए जरा। अब R in this general form, if CH3 हो तो this amino acid will be alanine. If this carbon is CH2COOH हो तो ये क्या कहलाएगा, एस्पार्टिक एसिड। इसी तरीके से सो ऑन। ये जो भी चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं ये R की जगह आने वाली चीजें। R की जगह आप ये लगाएं तो ये आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये एक काम अभी आप करेंगे आगे चल के इसी चैप्टर में, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये पेज काम आएगा आपके। अच्छा जी, अब वापस आते हैं। तो ये तो हो गया जनरल फॉर्म, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स इन जनरल। उसके बाद अगर आप सेंटर वाले कार्बन को देखें, यानी कि इस वाले कार्बन को देखें, तो ये ऐसा कार्बन है कि जिसके पास चारों बॉन्ड अलग अलग जुड़े हुए, अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तरफ देखें COOH जुड़ा हुआ है, एक तरफ NH2 जुड़ा हुआ है, एक तरफ इसके H भी जुड़ा हुआ है, जो साथ में लिखा हुआ है H, ये बेसिकली अलग जुड़ा हुआ है, और एक नीचे लगी हुई है कार्बन की चेन। अब यहां पर अगर मैं कार्बन की चेन की जगह सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर लूं, दैट इज हाइड्रोजन, तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये एक H आ गया तो CH2 हो जाएगा, यानी ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर में ये जो सेंटर वाला कार्बन है, इसके ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए, COOH और NH2, बट इसमें दो हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं जो कि सेम है। इसीलिए एक्सेप्ट दिस ग्लाइसिन, बाकी सारे अमीनो एसिड्स में ये वाला कार्बन जो मैंने येलो से सर्किल किया है, ये कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन मतलब चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो यहां पर ये जो CH2 है, CH2 की वजह से, क्योंकि एक हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन सेम आ गए, कार्बन में दो हाइड्रोजन सेम आ गए, तो इसका मतलब है कि ग्लाइसिन के सिर्फ केस में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का, यू कैन सी दिस फ्रॉम डाटा बुकलेट एज वेल। ये देखिए, सिर्फ खाली H लगाओ R की जगह, तो ये क्या कहला रहा है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में ये वाला जो कार्बन है, सेकंड नंबर पे जो कार्बन है, सिर्फ ये वाला कार्बन कायरल नहीं होता, क्यों, क्योंकि टू सेम ग्रुप अटैच्ड है। लेकिन H के अलावा कोई भी ग्रुप आप उठा लें, इसमें लगा दें, जो कि चार एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो इट विल बी टर्म्ड एज कायरल कार्बन। तो इसीलिए देखिए, ये पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल 19 अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू कायरल कार्बन। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आते हैं। अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अमीनो एसिड्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और थोड़े से हार्डवेयर किस्म के सॉलिड होते हैं। सही है, जब इनको हीट किया जाएगा तो जाहिर है अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, बहुत हाई आएगा। अच्छा, अब ये किस चीज में डिसॉल्व हो सकते हैं। अब सोचिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब यह है कि अगर मैं
पानी को देखो, उसमें OH का बॉन्ड है, और इसमें देखो इसमें OH का भी एक बॉन्ड है और NH का भी एक बॉन्ड है। NH के बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये भी पानी से जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और OH का मतलब क्या है, ये भी पानी से जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर मैं क्या कहते हैं हीट करूंगा तो ये जल्दी से अपने क्या कहते हैं चीजों में कन्वर्ट होंगे, लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम लोग कह रहे हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा पानी में सॉल्युबिलिटी है, मैंने अभी बता दिया कि क्योंकि पानी में सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 जगहें हैं, इस वजह से ही पानी में सॉल्युबल है। अच्छा, अब कुछ अमीनो एसिड्स को अगर आप पानी में देखें तो दोनों तरीके से बिहेव करता है। NH2 पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था अमाइंस के चैप्टर में कि NH2 के ऊपर एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से जो एक्सेप्ट करके ये क्या बना सकता है, ये बेस बना सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं यही कह रहा हूं कि सॉलिड अमीनो एसिड है, उसमें एक OH का ग्रुप भी है, ठीक है, COOH का, जिसको आप कहते हैं एसिड फंक्शनल ग्रुप, और एक ग्रुप है NH2 का, जिसको आप कहते हैं बेसिक फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि इस पे आके एक H+ ऐड हो सकता है। तो जब हम इस अमीनो एसिड को पानी में रख के देखेंगे तो पानी में ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और बेसिक की तरह बिहेव करेगा। कैसे? कि ये अपने इस नाइट्रोजन वाली साइड से, जिसके बारे में हमें पता है कि ये बेस की तरह कैसे बिहेव करती है, कि ये एक H+ एक्सेप्ट कर लेती, तो ये एक H+ एक्सेप्ट करेगी तो ये हो जाएगा NH3+ इस कोने पे, और यहां से एक H लूज करेगा तो ये हो जाएगा -1 इस कोने पे। इसको हम लोग कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में या एक्वस स्टेट में ये ज़्वीटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज़्वीटर आयन किसे कहते हैं? ज़्वीटर आयन इज दैट आयन व्हिच कंटेन बोथ द चार्जेस, ठीक है, प्लस भी हो माइनस भी हो। वरना तो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि या तो कैटाइन होगा या एनाइन होगा, लेकिन इस आयन की खुसूसियत ये है कि ज़्वीटर आयन उसको कहते हैं जिसमें कैट चार्ज भी हो और एन चार्ज भी हो, तो दोनों चार्ज हो, सही, इसलिए क्या कहलाएगा? ज़्वीटर आयन। अब क्योंकि इसके अंदर NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है जो कि बेसिक है, और COOH भी लगा हुआ है जो कि एसिडिक है, इसका मतलब है ये वो सारे रिएक्शन करेंगे जो एज इन बेस और एसिड ये लोग इंडिविजुअली कर सकते हैं, सही है। अच्छा जी, अब आता हूं जरा अमीनो एसिड्स के मोनोमर्स पर। अगर मैं अमीनो एसिड्स के मोनोमर्स पर बात करूं तो अमीनो एसिड एक तरफ से NH2 है और एक तरफ से COOH है, तो इसका पॉलीमर कैसे बन सकता है? पॉलीमर बन सकता है बाय अमाइड लिंकेज, ठीक है। और अमाइड लिंकेज में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है CONH का। ये देखिए, ये देखिए COOH पहले वाले का दूसरे वाले के NH2 से रिएक्ट कर रहा है सो दैट ये पानी बन जाए और CONH का ये बॉन्ड बन जाए। बिल्कुल आगे की तरफ भी ऐसे ही, अगले वाले में भी देख लें, CONH का हमने बॉन्ड बना दिया, और ये बॉन्ड क्या कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड या फिर एमाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें हमें एनर्जी लिबरेट या एब्जॉर्ब दोनों हो सकेगी, क्योंकि जब आप बात करेंगे इन दोनों से पॉलीमर की तरफ आने की तो ये क्या हो रही है? ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, और जब ये पॉलीमर को आप तोड़कर यानी कि पानी के साथ रिएक्ट करवा के और पीछे लेके आना चाह रहे हैं तो ये क्या कहला रहा है? ये हाइड्रोलिसिस कहला रहा है। तो हाइड्रोलिसिस में अमाइड बॉन्ड टूट जाता है, जिसे आप पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, और COO को OH मिल जाता है और NH को NH2 मिल जाता है। तो अल्टीमेटली ये दोनों तरफ इस तरीके से लिंक किया जा रहा है, ठीक है। अब सोचें कि अगर मैं 2 अमीनो एसिड यूज किए तो लिंकेज इट इज 1, और कौन सा 7 वाला? 7 वाला चल रहा है, मैं 7 वाले पर ही, मैं 7 वाले को ही समझा रहा हूँ। देखो ये 2 अमीनो एसिड रेसिड्यू समझ नहीं आया, डी पेप्टाइड। हाँ, मैं यही समझा रहा हूँ। चंदा रुको तो सुनो, देखो मैंने अभी कहा कि ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ये अमीनो एसिड से बना रहे हैं। अब मैंने एग्जांपल में ये एक पर्पल कलर से अमीनो एसिड बनाया है और एक ये रेड कलर से अमीनो एसिड बनाया है। अब मैंने आपसे कहा कि जब इनका कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो NH2 का H पार्ट और COOH का OH पार्ट मिलके आपस में ये क्या बना देगा? H2O यानी कि वाटर, ये बना दिया, ठीक है।
अब ये जो पार्ट एन का टूटा और यहां से सी का टूटा, तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ और एनएच। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अमाइड लिंकेज, या इसे हम कह सकते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब इसके ऊपर ही बात कर रहा हूं कि अगर तो अमीनो एसिड्स ज्वाइन हो रहे हैं, और यहां पर देखिए अभी कितने अमीनो एसिड्स ज्वाइन किए मैंने, दो अमीनो एसिड होंगे तो कितने लिंकेज बने, ये बना एक लिंकेज। बात समझ रहे? तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर दो अमीनो एसिड्स ज्वाइन होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कहलाता है डाइपेप्टाइड, ये दो पेप्टाइड बनते हैं। सही है, दो पेप्टाइड यानी कि दो मोनोमर्स इसके कहलाएंगे। अच्छा, अगर तो ये थोड़ी सी चेन और लंबी होना शुरू हो, जैसे फॉर एग्जांपल 3 अमीनो एसिड ज्वाइन हो गए, 4, 5, 6, 30, 35, 40, 50, यानी कि तकरीबन 100 तक अगर ये मोनोमर्स ज्वाइन होकर चेन बना रहे हैं, वो चेन कहलाती है पॉलीपेप्टाइड की चेन, यानी इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। सही है, पॉलीपेप्टाइड की चेन। अगर तो ये 100 से भी ऊपर निकल गए अमीनो एसिड्स, 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स इनका चेन जुड़े में, तो ये कहलाने लगता है प्रोटीन। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यहां तक क्लियर है भाई सबको? ओके। अब ये जो मैं बात कर रहा था वो देखिए कि जब ये प्रोटीन्स बन रहे हैं अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड्स जो ज्वाइन हो रहे हैं वो कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, CONH का लिंकेज बन रहा है। अगर दो मोनोमर थे, सही है, तो कितने लिंकेज बने, एक। सही है, और अगर मैं कहूं 50 मोनोमर्स हैं तो कितने लिंकेज बनेंगे, 49, एक कम। क्यों? क्योंकि जो कोनों कोनों पर है उसका आपस में लिंकेज नहीं बना। सही है, तो हमेशा एक पानी का मॉलिक्यूल कम और एक लिंकेज कम फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स गिवन। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए 70 अमीनो एसिड्स जुड़े हैं, तो उसके अंदर कितने लिंकेजेस बने होंगे, जिसे आप पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं? जी, एनी आइडिया? भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो देखें दो अमीनो एसिड्स जुड़े हैं ना, ओके, आई गॉट मैसेजेस, 69 एग्जैक्टली। अगर तो 70 अमीनो एसिड्स जोड़ने बैठा मैं, ठीक है, तो उससे एक लिंकेज कम बनेगा, क्योंकि कोनों वालों का लिंकेज नहीं बनता, कोने वाले तो एक्सट्रीम कॉर्नर्स पर हैं। अब आप इस पार्ट को देखें कि इसका ये वाला पार्ट फारिग है, ये वाला पार्ट किसी से नहीं जुड़ा हुआ, और इस वाले का ये आखिरी वाला पार्ट देखें, ये किसी से नहीं जुड़ा। सही है, तो पहला और आखिरी जो मोनोमर होता है उसका एक एक पार्ट खाली पड़ा होता है। सही है, तो इसलिए एक नंबर मॉलिक्यूल का कम होगा। जितने अगर मोनोमर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दी 70 अमीनो एसिड्स मोनोमर है, 70 अमीनो एसिड मोनोमर्स अगर ज्वाइन होंगे तो 69 लिंकेजेस बनेंगे। इसी तरीके से कितने पानी के मॉलिक्यूल निकलेंगे, 69 पानी के मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल या एक नंबर कम इज द मेन थिंग। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के नहीं साइक्लो का स्ट्रक्चर नहीं बनता, साइक्लो का स्ट्रक्चर नहीं बनता, वो सीधी सीधी चेन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं आपके हाथ में जो रिस्ट है, फॉर एग्जांपल, इसमें मसल फाइबर्स हैं जिससे आपके मसल्स बने हुए, वो मसल्स फाइबर होते हैं। जैसे आपने कभी गोश्त खा रहे हो तो देखा होगा बोटी तोड़े तो उसमें रेशे आते हैं, तो मसल फाइबर होते हैं वो। अब ये मसल फाइबर्स किससे बने हुए हैं, ये प्रोटीन से बने हुए हैं। तो अब ये प्रोटीन के जो मसल फाइबर्स हैं या इस तरीके का कोई भी प्रोटीन होगा, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, वो सीधी सीधी चेन से जुड़ के बना हो। सही है, सर एक कॉपी करने का टाइम तो दे दे। अच्छा बिल्कुल, चलें कर ले, आप कॉपी कर लें। प्रोटीन के लेवल्स से आपको पढ़ाना है, उससे पीछे का आप कॉपी कर ले, बिल्कुल ये लें।
बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और एल्स हम लोगों का बहुत सारा टाइम लग जाएगा इसी में लिखने में आपके। जब तक मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ। अच्छा जी, अफराज अल्ताफ Present. Afraz Altaf present. Hasib present. Hassan Arshad present. Uzair Ali present. Hasnain Khan present. Junaid absent. Rida absent. Ali Siddiqui present. Sarfraz Ahmad absent. Hamdan Nadeem present. Salina Khan present. Hamas Suhail present. Yumna Masood present. सरफराज अहमद प्रेजेंट तो है। सरफराज अहमद का माइक ही नहीं खोला माशाल्लाह से, इज नॉट इवन लिसनिंग। क्या क्या हो रहा है क्लास में? सरफराज अहमद कहाँ गया ये? सफवान प्रेजेंट. अरीबा present. Ehsan Adil present. Mustafa Naeem present. Bisma Qazi present. M Qurban Present. present. Sabah Kazmi present. सर मेरी भी लगा दें, तो मेरा नेट बंद हो गया था। सरफराज अहमद की लगा दी ना मैंने, ये रही ना प्रेजेंट। बस दो स्टूडेंट्स की एब्सेंट है, जुनैद और रिदा, बाकी तो सबकी प्रेजेंट लगी हुई। लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बचते हैं। लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर अभी इनकी क्लास का भी पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए हम कितने फास्ट हम उनसे भी आगे चले गए। आगे नहीं है आप पीछे हैं, बस आप यहाँ पहुंचे हैं। अभी तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन शुरू होना है। प्राइमरी सेकेंडरी दो इनके डिस्कस हुए हैं, इसका टर्शियरी डिस्कस हुआ। ठीक है ठीक है। अच्छा जी,
ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये पेपर आपके जो मिड्स होंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जो होंगे मिड्स, उसमें आपका अमीनो एसिड से पीछे पीछे तक का सारा आएगा। ये अमीनो एसिड जो हमने अब शुरू किए हैं ये नहीं आएगा, ठीक है, और इससे पीछे तक हम जितना पढ़ चुके हैं वो सब कुछ आएगा। तो इसीलिए अगली क्लास में मैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वगैरह ये पढ़ा के खत्म जरूर कर दूंगा इस टॉपिक को, बट फिर हम लोग सिर्फ पास्ट पेपर्स की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास एक्सपेक्टेड डेट क्या, करके रखिएगा पास्ट पेपर्स की बुक्स से जो मैंने दी हैं। एक्सपेक्टेड डेट क्या सर मिड्स की? अभी वो कंफर्म नहीं की उन्होंने, लेकिन ये है कि दे विल बी स्टार्टिंग ऑब्वियसली फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी और दिसंबर? दिसंबर। जनवरी में कौन से मिड्स होते हैं भाई? वो अभी तो कुछ तैयारी ही नहीं है, एकदम से आप बताएंगे तो कैसे करेंगे? आप सिलेबस तो रिड्यूस कराने का बोलो उनको, बोलो